हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी की यूनिट सेकंड के पार्ट सेकंड को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अच्छी तरीके से कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल दी है इस सब्जेक्ट की, जिसमें मैंने यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड, यूनिट फिफ्थ को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, वैदिक लिटरेचर है ना, ये हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लेकर। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले, है ना, आप वैदिक लिटरेचर समझने से पहले और उपनिषद समझने से पहले एक चीज़ समझिए, उसके बाद आगे आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखो, आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि श्रुति और स्मृति ये क्या होती हैं। ठीक है, तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो अगर मैं श्रुति की बात करूं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले ऋषि मुनि वगैरह होते थे ना, तो वो जो कुछ भगवान ने उनसे कहा और वो गाकर हम लोगों को बताते थे, तो वहाँ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, है ना। कुछ भी बातें अगर वो बोल रहे हैं, उन किसी ऑथर के द्वारा नहीं लिखी जाती थी वो बातें, बस सुनी और कम्युनिकेट करी, और उसी को जैसे हमें पता नहीं चलता कि उसका क्या ट्रेडिशन, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था। यानी कि जो चीज़ हम सुन रहे हैं, है ना, और कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी को ट्रेडिशन में लाया गया, कोई उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रुति। जबकि अगर मैं स्मृति की बात करूं दोस्तों, ये रिमेम्बर्ड, ये हमें से याद रखी जाती हैं, क्योंकि इसको कोई ना कोई ऑथर लिखता है ना। जैसे आपने देखा ही होगा, अपनी पुराण है, महाभारत है, रामायण है ना, धर्मशास्त्र है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑथर ने लिखी है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है इनके ऑथर्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा श्रुति और स्मृति के अंदर। तो जब हम वेदास और उपनिषद की बात करेंगे दोस्तों, तो ये किसके अंडर आते हैं, श्रुति के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि इनका कोई ऑथर नहीं है। बाद में हालांकि जब इन पे थोड़ा सा दबाव बढ़ने लगा तो बाद में इनका मतलब लिखा गया है इसको, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी आके। ठीक है, लेकिन आपको यही याद रखना है अभी कि इनके कोई ऑथर नहीं थे, बस कम्युनिकेशन ओरली होती थी यहाँ पर, है ना। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। तो इसके अंदर वेदास और उपनिषद आते हैं। जो भी हम वेदास पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे अपना ऋग्वेद, सामवेद, है ना, ये सब क्या है, ओरली कम्युनिकेट होते थे, है ना। जैसे आपने देखा भी होगा कि भगवान विष्णु कोई संदेश देते थे नारायण को, तो वो आके बताते थे ना, नारायण नारायण, इस तरीके से। तो वही सब चीज़ें हैं दोस्तों, उनके कोई ऑथर नहीं थे, लेकिन सब बातें उनकी बातें थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। ठीक है, अब हम बात करें, इट इज बिलीव डेट नॉलेज ऑफ वेदास आर ट्रांसफर्ड ऋषि डायरेक्टली बाय ब्रह्मन। तो देखो, ये हमारा बिलीव है कि जो भी नॉलेज है दोस्तों वेदास की, कहाँ से ट्रांसफर हुई है, जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे, डायरेक्ट ब्रह्मा ने उनको दी और उन्होंने हमको ट्रांसफर की। ठीक है, द वेदास मीनिंग नॉलेज आर द ओल्डर टेक्स्ट ऑफ हिंदुज्म वर रिटन इन वैदिक संस्कृत बिटवीन 1500 एंड 500 BC। यानी कि देखो, इसका कोई फिक्स नहीं है। माना जाता है जो हमारा वेदास जो दोस्त है वो लिखा गया है, या फिर उसका जो भी उसके ओल्डर टेस्ट है दोस्तों, बाद में जो कि लिखे गए थे, तो वो किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, ये 1500 BC से 500 BC के बीच में कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें बात करूं दोस्तों वेदास के अंदर ही, तो ये वेदास जो डराइव हुए ना दोस्तों, ये कहाँ से, जब अपना एंशियंट इंडो आर्यन आया था, कल्चर आया था, उसके बाद ये स्टार्ट हो गए थे, है ना। ओरल ट्रेडिशन जिसको बोला गया, डेट वाज पास डाउन थ्रू जनरेशन बिफोर फाइनली बीइंग अचीव इन रिटन फॉर्म। देखो, जब तक रिटन फॉर्म में नहीं लिखा गया था, तो वो ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास किया जाता था इस तरीके से। ठीक है, ये वेदास के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी में दोस्तों बात करूं, तो नॉट मच इज नोन अबाउट द ऑथर। इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। इसके ऑथर के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसका जो फोकस ओनली किस चीज़ पे फोकस था, कि जो इसके आइडियाज़ हैं, है ना, जो इसकी वैदिक ट्रेडिशन है, जो जितनी भी इसके अंदर नॉलेज है,
वो कैसे हम लोग ट्रांसफ़र किए जाए, इसके बारे में कोई भी ऑथर के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज होती थी जिसको हम लोग ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है ना? द वेदास आर स्ट्रक्चर्ड इन 4 डिफरेंट कलेक्शंस। वेदास जो स्ट्रक्चर है वेदास का 4 डिफरेंट कलेक्शंस हैं, जिसके अंदर जैसे देखो हाइम्स जिसमें मंत्र वगैरह होते हैं दोस्तों अपने, पोएम्स हैं, प्रेयर्स हैं और रिलीजन इंस्ट्रक्शंस हैं। दोस्तों ये जो कलेक्शन है वेदास के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि जिसमें ये 4 कलेक्शंस हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को सबको पता है हमारे 4 वेदास होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है ना? सामवेद में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी हमारा म्यूजिक वगैरह होता है उसके बारे में। ऐसे ही देखो यजुर्वेद होता है अपना, अर्थवेद होता है। यहाँ पर देखो दोस्तों अर्थवेद में अगर मैं बताऊं जितनी भी मेरी मेडिसिन वगैरह बनती हैं, है ना, वो सब अर्थवेदा से ही तो बनती है ना। ज़्यादातर हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सब इसमें ही, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ईच वेदास हैज बीन सब क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टेक्स्ट टाइप। जितने भी वेदास हैं दोस्तों इसके अंदर 4 मेजर टेक्स्ट टाइप्स हैं, इनको भी सब क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन वेदास के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं दोस्तों, ईच वेदास कंसिस्ट 4 पार्ट, है ना। हर वेदास के अंदर 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो देखो हम बोलते हैं संहितास, है ना। संहितास के अंदर क्या होता है, जो हाइम्स जो मैंने बताया था इसके अंदर द कलेक्शन ऑफ मंत्र, इसके अंदर मंत्र का कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे मंत्र वगैरह होते हैं, इनको हम लोग संहिता बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है जो सेकंड पार्ट आता है, वो क्या आता है, ब्रह्मांस, है ना, रिचुअल्स। तो रिचुअल्स के अंदर क्या आते हैं, देखो अगर मैं रिचुअल्स की बात करूं तो यहाँ पर द ब्रह्मांस आर रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट डेट इंक्लूड गाइडलाइन और रिलीजन ड्यूटीज, कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या हमको गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं ना, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में हमें ब्रह्मांस के अंदर बताया जाता है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आर्यंस, फिर है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद फिलोसफीज वगैरह जो होती हैं। देखो अगर मैं आर्यंस की बात करूं तो आर्यंस इंटेंडेड टू सर्व एज ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशंस। आर्यंस कैसे प्राप्त होता है दोस्तों, क्या किस लिए आर्यंस का फोकस क्या था, जो भी मेडिटेशंस वगैरह हैं दोस्तों, है ना, हु लिव इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, डील विद द मिथ एंड सिंबोलिज्म। ठीक है, इसी तरीके से उपनिषद हैं। उपनिषद में क्या है दोस्तों, उपनिषद फ्रॉम द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ वेदा, है ना, जिसको वेदांता बोला गया, डिस्कस अबाउट फिलोसफी, जो भी हमारी फिलोसफीज हैं स्पिरिचुअल के बारे में, है ना, नॉलेज हो गई, मेडिटेशन वगैरह हो गई, तो इसके बारे में वेदा उपनिषद हैं। तो इस तरीके से जो हमारे वेदा हैं दोस्तों उसके भी सब कॉन्टिनेंट हैं, है ना। तो ये 4 हैं सब कॉन्टिनेंट जिसे बोले गए हैं, सब क्लासिफाइड किया गया है, इन 4 वे में क्लासिफाई किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन इन वेदास के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, द वेदास टीच अस, वेदास हमको क्या बताते हैं, हमको ट्रुथ के बारे में बताते हैं दोस्तों। इट इज रिजर्व एज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड, माना जाता है कि जो भगवान की लैंग्वेज है ना, इन ह्यूमन स्पीच, इन ह्यूमन की स्पीच में जो बोला जा रहा है तो ट्रुथ के बारे में बताया जाता है। तो आपको पता ही है नारायण जो संदेश वगैरह लेकर आते थे तो ज़्यादातर भगवान ही तो उनको बताते थे, तो इस तरीके से माना जाता है। ठीक है ना, तो परस्यू करते हैं कि इसके बारे में, ट्रुथ के बारे में। ठीक है, ऐसा मानते हैं ये भगवान की ही लैंग्वेज है जो ह्यूमन बोलते हैं। द एसेंस ऑफ वेदास इज टू रेगुलेट द सोशल लीगल डोमेस्टिक, जो इसका एसेंस है वेदास का वो क्या है, सोशल हो गया, लीगल हो गया, डोमेस्टिक, रिलीजन, कस्टम ऑफ द हिंदूज, इसके बारे में रेगुलेट करना। ठीक है ना। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद के अंदर दोस्तों 1028 हम्स हैं, यानी कि इतने मंत्र वगैरह हैं। अबाउट देयर मिथोलॉजी, मिथोलॉजी के बारे में, इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडनेस, है ना, जो भी हमारे भगवान हैं उनकी प्रशंसा के लिए इसको डिवाइड किया गया है 10 बुक के अंदर, जिसको मंडल्स बोला गया है या फिर मंडलास बोला गया है। ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल एंड ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास, तो ऋग्वेद हमारा प्रिंसिपल ही है और सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट जो वेदा है वो दोस्तों यही है ऋग्वेद। ठीक है, इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड है सामवेद पूरा। और दोस्तों इसको 2 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है, एक तो सामन ऑफ संस्कृत, मीनिंग जिसका होता है सॉन्ग, है ना, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है,
सामवेद आर टेकन ऑलमोस्ट फ्रॉम ऋग्वेद, सामवेद को ऋग्वेद से ही लिया गया है, बट रीस्ट्रक्चर्ड टू बी चैंटेड, यानी कि इसमें रीस्ट्रक्चर किया गया है। बेसिकली जो सामवेद है ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है, लेकिन इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है दोस्तों, ठीक है। ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, पूरा पूरा सॉन्ग से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो भी अपना म्यूजिक वगैरह है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में क्या बताया गया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है रिचुअल्स के बारे में, हमारे जितने भी सेक्रीफाइस वगैरह हुए हैं, सेरेमनीज हुई हैं, कंटेंट प्रोज, है ना, कमेंट्रीज, जो भी कमेंट्रीज की फॉर्म में, बेसिकली किसकी फॉर्म में, यजुर्वेद में किसके फॉर्म में बताया गया है, कमेंट्रीज के फॉर्म में बताया गया है, जो भी हमारे सेक्रीफाइस वगैरह हैं उनके बारे में। इट इज ग्रुप्ड इनटू कृष्णा यजुर्वेद, इसको ग्रुप किया गया है किसके साथ, कृष्णा यजुर्वेद एंड, सॉरी दोस्तों, शुक्ला यजुर्वेद, ठीक है ना। तो इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक तो कृष्णा यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल या फिर शुक्ला यजुर्वेद, जिसको नोन एज बुक ऑफ रिचुअल्स, जिसको क्या बोलते हैं, बुक ऑफ रिचुअल्स। लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थवेदा के बारे में। तो दोस्तों देखो, अर्थवेदा क्या है, ये फोल्कोलिक स्टाइल में, है ना, रिटर्न लिखा गया है, जिसके अंदर सॉन्ग्स वगैरह हैं, तुम्हारी स्पेल्स हैं, मैजिकल चार्म है अगेंस्ट ईवल स्पिरिट, यहाँ पे बताया गया है जितने भी हमारे मंत्र वगैरह नहीं होते हैं, स्पिरिट स्पिरिट के गाकर बताया गया है, जो भी हमारी स्पिरिट वगैरह होते हैं, ईवल स्पिरिट यानी कि वही भूत वगैरह आत्मा वगैरह होती हैं, उनके बारे में इसके अंदर दोस्तों मंत्रास के बारे में बताया गया है, जितने भी हमारे मंत्र वगैरह हैं वो, ठीक है ना। वर्सेस ऑफ ट्रीटिंग अ वैरायटी ऑफ अलाइनमेंट, द वेदा ऑफ मैजिक फार्मूलाज, इनके अंदर बहुत सारे मैजिक फार्मूलाज भी हैं, कंटेन 730 हार्म्स, है ना, डिवाइडेड इनटू 20 बुक, 20 बुक में डिवाइड किया गया है। तो इसी अर्थवेदा से ही दोस्तों हमको जो भी जितनी भी हमारी बीमारियां वगैरह होती हैं उनसे लड़ने के लिए, है ना, और सब कुछ तुमने देखा नहीं, अर्थ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, तो दोस्तों यहीं से निकल कर आई हैं आपकी अर्थवेदा से ही, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और मुझे लगता है ऐसा कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं उपनिषद के बारे में। अब देखो उपनिषद, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, उपनिषद को ही यहाँ पर भी क्या मानते हैं, जो भी ओरल हमारी जितनी भी ओरल कम्युनिकेशन वगैरह होती थी, कोई भी ऑथर नहीं होता था, वो भी उपनिषद के अंदर आता है, बेसिकली इसको भी श्रुत के अंदर लेते हैं, ठीक है ना। फिर अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, इसको भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। द उपनिषद आर द ग्रिस्ट एंड गोल ऑफ वेदास एंड क्रिएटेड टू गिव द सेल्फ नॉलेज। ये जो उपनिषद है दोस्तों, इसको किस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, सेल्फ नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी कि वेदास से हमने नॉलेज वगैरह ले तो ली, लेकिन सेल्फ नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पर। कंस्टिट्यूट द एंड पार्ट ऑफ 4 वेदास हैंस आल्सो नोन एज वेदांता, है ना, ये सबसे लास्ट पार्ट है वेदांता का, वो क्या है, उपनिषद, ठीक है, जिसको सेल्फ, सब कुछ अगर आपने पढ़ लिया समझ लिया उसके बाद सेल्फ नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना, पूरा फोकस सेल्फ नॉलेज पे ही किया गया है, जिसको हम लोग उपनिषद बोलते हैं। और अगर मैं इसमें आगे बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, देखिए, द क्रूस ऑफ द उपनिषद इज दैट दिस कैन बी अचीव बाय मेडिटेशन। जो उपनिषद है कहाँ से अचीव कर सकते हैं हम लोग, मेडिटेशन से अचीव कर सकते हैं। विद द अवेयरनेस दैट वन सोल आत्मा इज वन विल ऑल थिंग, एक ही आत्मा है वही सब कुछ है दोस्तों, है ना। एंड दैट वन ब्रह्मा विच बिकम ऑल, वही बाद में ब्रह्मा बनी है और बिकम ऑल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर पूरा यही बताया गया है, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करोगे, अवेयरनेस रखोगे कि एक ही आत्मा है ना, वही सब कुछ है इसके बारे में। तो ये जो हमारा उपनिषद है, इसका नेम, द नेम उपनिषद इज मेड अप ऑफ 2 टर्म, 2 टर्म से मिलकर उपनिषद बना है। सबसे पहले उपा, जिसको हम लोग पास बोलते हैं, नियर बोलते हैं, एंड फिर है सद, जिसको बैठना, यानी कि पास बैठो, मीनिंग टू सिट डाउन नियर एन एनलाइनमेंट मास्टर। आपने भी देखा होगा, आप लोगों को पता भी है, गुरु ही पिछले ज़माने में, पुराने टाइम में हमारे गुरु ही सब कुछ होते थे। तभी तो एक श्लोक आया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा, है ना, इस तरीके से। तो वही चीज, जब तक आप गुरु के पास बैठोगे नहीं, है ना, शिष्य जब तक गुरु के पास बैठेगा नहीं, तो उसको एनलाइटमेंट कहाँ से मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति कैसे मिलेगी, ठीक है ना।
तो वही यहाँ पर बताया गया है, सिट डाउन नियर द एन अलाइनमेंट ऑफ मास्टर, गुरु के पास बैठो फॉर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस एंड डिस्कशंस। ठीक है, अगर मैं उपनिषद में और बात करूं थोड़ा बहुत और हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तो देखिए दोस्तों, दे वर रिटन समवेयर बिटवीन 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में कहीं ना कहीं लिखा गया है। ड्यूरिंग सच टाइम व्हेन द इंडियन सोसाइटी स्टार्टेड टू रेज देयर डाउट अबाउट द ट्रेडिशन वैदिक प्रैक्टिस, यानी कि उस टाइम क्या हुआ, जो इंडियन सोसाइटी थी उन्होंने थोड़ा डाउट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद इसको प्रैक्टिस में लाया गया, यानी कि उसको इसको लिखा गया, रिटन फॉर्म में लाया गया, ताकि जितनी भी जो इंडियन सोसाइटी है वो इस पर डाउट ना करे, इसीलिए उसको रिटन फॉर्म में लिखा गया। The Upanishad were composed and complied by such people that engaged themselves in spiritual process। देखो ये किसके द्वारा कंपोज या फिर कंपाइल की गई थी, जो पुराने जमाने में दोस्तों जिनके पास नॉलेज थी, स्पिरिचुअल नॉलेज थी, ठीक है, ऋषि मुनि वगैरह थे, उनके द्वारा कंपोज और कंपाइल की गई थी। ठीक है, उपनिषद। देयर आर आल्सो नो anonymity in their number, they might have been 300 उपनिषद सो इन द पास्ट। ठीक है, ज्यादातर देखा गया है तो 300 उपनिषद थे पास्ट में। द प्रिंसिपल और उपनिषद आर 108, है ना, जो प्रिंसिपल था उपनिषद का कितने थे, 108 थे। विच द मेजर आर 12 एंड 30, जिसमें मेजर 12 से 13 थे, जिसमें सबसे पहले बताया गया है तृतीया। ठीक है, फिर अत्रेया के बारे में, फिर चंदोगा, ये कुछ नाम है दोस्तों हमारे उपनिषद उपनिषद के। ठीक है, फिर मुंडका, है ना, ऐसे क्या है, बृहन नायिका, है ना, कस्तूरिका, है ना, कौस्तिकी, फिर ईसा, ऐसे मंद्रुक्या, है ना, ये कुछ नाम है दोस्तों किसके, उपनिषद के। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको समझ आ गया होगा क्या हमारे उपनिषद होते हैं, क्या हमारे वेदास होते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेस्क्राइब द स्टोरी ऑफ रामायण। अब हमको रामायण के बारे में बताना है। तो दोस्तों रामायण के बारे में तो आप सभी को ऑलरेडी पता है किस तरीके से वो राम वनवास वगैरह गए थे, 14 साल का वनवास हुआ था। ठीक है, और सीता जी को रावण ने हरण कर लिया था, तो किस तरीके से उन्होंने रावण को मारा था, तो ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते हो। बट फिर भी इन शॉर्ट में कुछ पॉइंट हमको लिखना पड़े तो किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो दशरथ किंग थे, है ना, अयोध्या के, इज अबाउट टू इंस्टॉल हिज एल्डेस्ट सन राम ऑन द थ्रोन, यानी कि जो दशरथ थे वो अपने एल्डेस्ट सन को, है ना, राम को कहाँ पर सिंहासन में बिठाना चाहते थे। ठीक है, तो उनकी जो स्टेप मदर थी, कौन, रामा की स्टेप मदर थी कैकई, है ना, वो चाहती थी जो उनका बेटा है भरत, वो क्राउन पे बैठे, है ना, उनको सिंहासन दिया जाए। तो इसीलिए राम को कहाँ भेज दिया गया, वनवास में भेज दिया गया, 14 साल के वनवास में। द ओल्ड एंड इन इनफर्म किंग, यानी कि जो वीक राजा हो गया उस वक्त, तो बिना अपने मन के, है ना, थ्रो रिलुकेंट हैज टू एग्री, बिना मन के उन्होंने एग्री करा कि हाँ ठीक है हमारा बेटा वनवास चला जाएगा, है, बिना मन के उस राम को भेज दिया गया। राम गोज टू लिव इन द फॉरेस्ट, राम गए अपने फॉरेस्ट में जीवन जीने के लिए, है ना, अकम्पेन्ड बाय हिज कंसर्न, अपने साथ कंसर्न जो लेके गए थे, जैसे सीता एंड हिज ब्रदर लक्ष्मण, है ना, वो उनके साथ गए थे राम वनवास में, आराम से बातचीत करते करने के लिए वो थे उनके साथ। द डीमन किंग लंका रावण अडॉप्टेड सीता, यानी कि जो डीमन किंग जिसको लंका का बोला जाता है रावण को, उन्होंने सीता को चुरा लिया। जब सीता को चुरा लिया उसके बाद राम ने डिटरमाइन किया, है ना, डिटरमाइन किया कि हम सीता को बचाएंगे, है ना। वेजेस आर डॉर बार अंगेंस्ट, बहुत बेदर्द क्या हुआ, युद्ध हुआ, है ना, जिसमें राम का क्या हुआ, रावण जो रावण था वो बुरी तरीके से हार गया और मारा गया। इसी तरीके से उसके बाद राम अपने अयोध्या में वापस आ गए और उनको पोजीशन दी गई किंग की अपनी क्वीन सीता के साथ। दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, आपको बस इतना याद रखना है, जो दशरथ राजा थे वो अपने राम को बिठाना चाहते थे, कहाँ पर, सिंहासन में बिठाना चाहते थे। तो उनकी जो स्टेप मदर राम की केकई थी, उन्होंने, वो चाहती थी कि भरत बैठे सिंहासन पे, तो इसीलिए राम को वनवास भेज दिया गया। तो राजा जो थे, है ना, जो वीक राजा पड़ गए थे, तो उन्होंने बिना मन के एग्री कर दिया इस बात पर, इसीलिए फिर राम चले गए वनवास काटने, किसके साथ, सीता और उसके ब्रदर लक्ष्मण के साथ। तो उसी वक्त एक जो आपका रामायण जो रावण थे वो आए, उन्होंने सीता को हरण कर लिया, सीता हरण, है ना, और उसके बाद
राम ने डिसाइड किया कि सीता को बचाएंगे, और सीता को बचाने के लिए उन्होंने युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद रावण मारा गया। रावण जब मारा गया, उसके बाद राम अपने अयोध्या वापस आए अपना वनवास काटने के बाद। तो वहाँ पर उनको पोजीशन दी गई, किसकी? किंग की, राजा की पोजीशन दी गई, और उनके किसके साथ? सीता के साथ। तो ये रामायण के बारे में थी। इसी तरीके से दोस्तों महाभारत के बारे में ऑनली आपको बताता हूँ। महाभारत के बारे में भी आपको पता होगा। यहाँ पर महाभारत हुई थी किसके द्वारा? पांडव और कौरव के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था बेसिकली। तो यहाँ पर हुआ क्या था? जो पांडव थे, है ना, एंड कौरव थे दुर्योधन के, ठीक है। पांडव हेड किसके थे? युधिष्ठिर के हेड थे। और कौरव थे वो किसके हेड थे दोस्तों? दुर्योधन के, है ना, वंशज थे बेसिकली, सेम ही पूर्वज के। तो दुर्योधन बिकम जेलस, दुर्योधन जो थे वो जेलस होते थे, है ना, और वो चाहते थे जो क्राउन में उनको मिले। तो उन्होंने युधिष्ठिर के जो युधिष्ठिर थे उनको गेम के लिए बुलाया गया, है ना, डाइस गेम के लिए बुलाया। और जिसमें रिजल्ट क्या हुआ? रेस वेजेस हुए, है ना। युधिष्ठ लूज हिज किंगडम, ये जो युधिष्ठ थे उन्होंने अपना किंगडम को खो दिया गेम में, है ना। दुर्योधन एंड इज देन फोर्स टू गो इनटू एग्जाइल टुगेदर विद हिज ब्रदर। तो दुर्योधन को फोर्स किया गया था कि तुम जाओ एग्जाइल में अपने ब्रदर के साथ एंड द्रौपदी के साथ। द कॉमन कंसल्ट ऑफ द पांडव फॉर 12 ईयर, कॉमन जो कंसल्ट हुआ था कितने सालों के लिए? 12 साल तक के लिए आप जाओ, ठीक है। उनको भेज दिया गया दुर्योधन को। तो फॉलोड बाय 1 ईयर ड्यूरिंग विच दे मस्ट लाइव, मतलब गुप्त हो गए 1 साल के लिए, बिल्कुल अपने बाहर क्या हो गए? गुप्त हो गए, वो चले गए। फिर वहां पर क्या हुआ? बट इवन व्हेन द जो तुम्हारा स्टिपुलेटेड पीरियड था, यानी कि जो तय किया हुआ पीरियड था, जब वो खत्म हुआ, दुर्योधन रिफ्यूज टू गिव इवन अ फ्रैक्शन ऑफ टेरिटरी। दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं आपको बिल्कुल भी एक छोटा सा फ्रैक्शन भी नहीं दूंगा अपनी टेरिटरी का, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? क्योंकि वो ही राइटफुल ओनर थे उसके, दुर्योधन, उन्होंने तो चालाकी से गेम खेल के उनसे जीत लिया था, ठीक है। तो तय हुआ था कि 12 साल तक आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तो जब पीरियड टाइम ओवर हो गया उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको एक फ्रैक्शन भी नहीं दूंगा अपनी टेरिटरी का। फिर उन दोनों के बीच में एक विकट युद्ध हुआ, है ना, बैटल हुआ, ग्रिम बैटल हुआ। और यहाँ से जो कौरव थे उनको, मतलब वो हार गए, उनको और भगा दिया गया, ढूंढ कर दिया गया। इस तरीके से पांडव को अपना जो लॉस्ट किंगडम था वो प्राप्ति हुई। तो दोस्तों यही कहानी थी हमारी महाभारत की। तो ये सब आप लोग जानते हो, पर इस तरीके से आप लोग लिख भी सकते हो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पुराण के बारे में। देखो पुराण, जो हमारे पुराण वगैरह हैं, जो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा बताया गया है। जो हमारी वैदिक जो भी एंशियंट टाइम की हमारी वैदिक जितनी भी चीज़ें थी उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे हमारा नेचर हो गया, फिलॉसफीज हो गई, है ना, क्या रिलीजन्स थे वेदास के, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, लिखा गया है बेसिकली पुराण में, है ना। तो पुराण का मतलब क्या होता है? विच लिव्स फ्रॉम एंशियंट टाइम, जो हमारे एंशियंट टाइम में रहते हैं, ठीक है। द पुराण्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ हिंदू स्केर्ड लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसकी? हिंदू सेक्रेड लिटरेचर की। दे इनेबल अस टू नो द ट्रू इम्पोर्ट, ये हमें बताती है जो ट्रू इम्पोर्ट, ठीक है ना, हमारे जो नेचर के बारे में फिलोसफीज थी, हमारी जो सच्ची फिलोसफीज थी, है ना, रिलीजन ऑफ द वेदास, वेदास में क्या रिलीजन वगैरह, इसके सब के बारे में दोस्तों। पुराण्स वर रिटन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉपुलराइजेशन द ट्रुथ, है ना। प्रांत का जो पुराण थे दोस्तों लिखे गए थे, उनका ऑब्जेक्ट क्या था? वो यही था कि जो भी हमारे जो सच वगैरह थे ना, जितने भी सच थे, है ना, उनको जितने भी रिलेशन थे स्पेसिफिक पर्सनेज एंड टू इवेंट ऑफ देयर लाइफ्स, जितनी भी हमारी सच्ची घटना थी हमारी लाइफ से रिलेटेड दोस्तों, पुराने ज़माने में जो भी हमारे इवेंट्स वगैरह थे उनको लोगों तक पहुंचाया जाए, है ना। वो सब पुराण में लिखा गया है, जो भी सब कुछ, ठीक है। द रियल फंक्शन ऑफ पुराण इज टू एक्सप्लेन, रियल जो फंक्शन था पुराण का वो क्या था? एक्सप्लेन करना, बताना, इलस्ट्रेट एंड एम्पलीफाई द वेदास, जितनी वेदास में जो भी लिखा गया है उसको इलस्ट्रेट करना, बताना सबको, ठीक है, और एम्पलीफाई भी करना। द मेन वैल्यू ऑफ पुराण कंसिस्ट ऑफ एम्पलीफाइंग, तो मेन वैल्यू क्या थी? एम्पलीफाइंग, एनफोर्सिंग एंड इलस्ट्रेटिंग द स्पिरिचुअल ट्रुथ, जितने भी तुम्हारे स्पिरिचुअल ट्रुथ थे उनको एम्पलीफाइंग करना, एनफोर्सिंग करना, ये उसकी क्या थी? मेन वैल्यू थी पुराण की, है ना। स्टेटेड इन द वेदास इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन एंड कमांड्स, जो भी वेदास में लिखा गया है दोस्तों, है ना, जो भी कमांड्स के फॉर्म में। द प्रिंसिपल पुराण्स आर 18 इन नंबर,
प्रिंसिपल पुराण के कितने हैं, 18 है नंबर में। दे आर आल्सो 18 सेकेंडरी उपा, है ना, पुराण्स। These contain about 4 lakh verses, 4 lakh verses on the whole and relate to the vast variety of topics। उनके अंदर बहुत सारे वैरायटी के टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम 4 लाख वर्सेस हैं दोस्तों। यहाँ पर पुराण के बारे में और बताया गया है कि पुराण इज ट्रेडिशनली डिफाइंड एज कंप्राइजिंग 5 मेन टॉपिक्स, 5 मेन टॉपिक में डिफाइन किया गया है। जैसे देखो, पहला टॉपिक हो गया सारगा, जिसको क्रिएशन बोलते हैं। फिर प्रतिष्ठा, जिसको डिसोल्यूशन एंड रिक्रिएशन बोलते हैं। फिर वसमा, जिसको डिवाइन एंड जनरलाइज, है ना, जेनेलॉजीज बोलते हैं। फिर मनवंतरा हो गया, एज ऑफ माइनस। फिर बास मनोचारी, जिसको जेनेलॉजीज ऑफ किंग बोलते हैं। दोस्तों यही कुछ कहानी है पुराण के बारे में, जो ये आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यूनिट 2 का सेकंड पार्ट कवर होता है। और दोस्तों पार्ट जो थर्ड है, जिसमें आपको बुद्धिस्ट के बारे में बताया गया है ना, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स के बारे में बताया गया है, जो कि मैं ऑलरेडी एक और वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो पार्ट थर्ड मैं नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट पार्ट 4 पर आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।